जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं हम लोग टॉप 500 MCQ की। अब देखो, अगर पूरे पॉलिटी के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इस सीरीज को बढ़िया तरीके से फॉलो करिएगा। आपका यूपी PCS RO BEO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और देखिए, इसमें हम लोग अभी तक 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे ये क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप ये समझो कि यूपी PCS 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। तो देखो, 251 वाले से स्टार्ट करना है, हम लोग चालू करते हैं। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, ठीक है। तो देखो, संविधान सभा क्या था? जिसने हमारे देश का संविधान बनाया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाया, ठीक। इसमें टोटल आपको 11 जो है आपके सेशन देखने को मिले, 11 सेशन। और जो 10वां आपका सेशन था, ये कब से कब तक हुआ? ये हुआ आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। 6 से 17 अक्टूबर 1949, तो ध्यान रखना है। फिर आओ, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज? भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो देखो, पहली चीज तो इसका मतलब क्या है। देखो, सर्विसेज क्या होती हैं आपकी। अब आप कहोगे इकोनॉमी के क्वेश्चन है, देखो इकोनॉमी का भी है, पॉलिटी का भी है। पॉलिटी का इसलिए है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है। सर्विसेज सेवाएं, ठीक। अब देखो, ये होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं आपको एक सेवा दे रहा हूं, कोई प्रोडक्ट या वस्तु नहीं बेच रहा हूं, ठीक है। एक आपको सेवा दे रहा हूं, यहाँ पे ये समझिए। आप बैंक गए तो वहां पे आपने बैंकिंग की सेवा ली, समझ रहे हो ना। तो इस सर्विस पे भी टैक्स लगाती है सरकार, और वो उसको यूनियन लिस्ट में कौन से संशोधन से जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया 88 वाला, 88, ठीक है। ये कब देखने को मिला? 2003 में। तो इतना बस ध्यान रखो। आगे आओ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र मतलब किसके रूप में स्थापित किए गए, किसके स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किए गए? जोनल कल्चरल सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड एज ऑटोनॉमस बॉडीज अंडर द। अब देखो, सांस्कृतिक आ रहा है, कल्चर आ रहा है, तो भैया सीधा सीधा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डी वाला होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति आपका मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following articles of the Constitution provides that in case of tie of votes, the speaker shall have the power to exercise a casting vote, ठीक है। देखो, मैं इसको मतलब समझा रहा हूं। देखो, होता क्या है ना, लोकसभा में आपका कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई बिल पास करना हो, वो आपका वोटिंग से होता है। अब देखो, एक एग्जांपल ले लो, ऐसे एग्जांपल लो, 10 वोट पड़े किसी के फेवर में, यस में, ठीक है, और 10 वोट पड़े आपके नो में, तो ये तो टाई हो गया ना। इस समय पे इस टाई को भैया जो ड्रॉ हुआ है, इसको हटाने के लिए फिर कौन वोट करेगा? वो करेंगे आपके अध्यक्ष जो होते हैं, स्पीकर करेंगे वोट, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं आपके कास्टिंग वोट, निर्णायक मत बोला जाता है। और जिसके पक्ष में स्पीकर ने दिया भैया, वो जो है आपका जीत जाता है। अच्छा, स्पीकर ज्यादातर पक्ष किसके पक्ष में देगा? जो आपका सरकार है, ठीक है। अब जो करेक्ट आंसर इसका कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये होता है अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था? जो एंटी डिफेक्शन लॉ शामिल करा गया है, तो ये करा गया आपका 52nd अमेंडमेंट से, ठीक है। कब हुआ है, कब देखने को मिला है? 1985 में। और इसमें आपकी एक अनुसूची भी जोड़ी गई है, वो है आपकी 10th शेड्यूल, ठीक है। कब? 1985 में 10th शेड्यूल से इसको ऐड करा गया था, ध्यान रखना। फिर आओ, बोले जरा राज्यसभा के इलेक्शन को लेके क्या क्या चीजें करेक्ट है? राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो देखो, जो सही है वो है आपका बी वाला। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन कौन डालता है? वोट डालते हैं इसमें जो अलग अलग राज्यों के, देखो ये समझो, अलग अलग से यूपी में जो अलग अलग राज्यों के एमएलए होते हैं ना, एमएलए साहब जो विधायक होते हैं, वो वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। तो ये क्या हो गए? आपके इलेक्टर हो गए, ठीक है। ये आपका वोट करेंगे ना, और जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वो राज्यसभा का चुनाव आपका जीत जाता है। अब होता क्या, बहुत सारे एमएलए जो विपक्षी पार्टी के हैं, वो क्या करते हैं? क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। मतलब ऐसे हो सकता है कि जो बीजेपी के आपके विधायक हैं, जो सपा के हैं,
जो सपा वाले विधायक है ना, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दिया, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होती है, पैसा ऐसा दे दिया, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इसके लिए क्या करा गया होता है, एक राजनीतिक दल से संबंधित एक मतदाता, जो वही इलेक्टर जो विधायक वोट कर रहा है, तो उस राजनीतिक दल के नामित एजेंट को अपना वोट अंकित करने के बाद मत पत्र दिखाना होता है। मतलब जिसको आपने वोट दिया है ना, वो आपको बैलेट पेपर दिखाना है उसी पार्टी के एक सदस्य को। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी वोट दे दिया, फिर आप आ गए, आपने बोला हमने तो अपनी पार्टी को ही वोट दिया है, लेकिन पैसे लेके आपने किसी और पार्टी को वोट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अपनी पार्टी को ही दिखाना होता है, समझे, ये है। फिर आ गया ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में सही कथन क्या है। जो ग्राम न्यायालय आपके बने हुए, विलेज कोर्ट्स जो बने हुए 2008 के तहत, इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि जो विलेज कोर्ट है, ये आपका पावर इनके पास क्रिमिनल कोर्ट की भी है और सिविल कोर्ट की भी है। ठीक है, आपके आपराधिक और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिमिनल क्या होता है, जो आप राज्य के खिलाफ कोई आपने कोई अपराध कर दिया, जैसे मर्डर कर दिया कहीं। ठीक है, और सिविल जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, डाइवोर्स वगैरह, ये सब। फिर आओ, अब देखो बहुत जगह पे आपको उप मुख्यमंत्री की पोस्ट देखने को मिलती है ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उसको लेके क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये क्या है कि जो ऑफिस है आपका उप मुख्यमंत्री का, ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक, बिल्कुल सही है। संविधान में इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है। सीएम के बारे में करा गया है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं करा गया। ये सिर्फ खुश करने के लिए पोस्ट रख दी जाती है। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर, तो गलत है। चाहे कोई भी मंत्री, उसको अपॉइंट, नियुक्ति कौन करेंगे, वो तो राज्यपाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, आपका ए वाला हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें कैबिनेट कमेटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोल जरा कौन सा पेयर जो है सही है, तो इसमें से कोई भी पेयर सही नहीं है। ज्यादातर जो कमेटी होती है अकोमोडेशन, ठीक है, जो आवास वाली समिति है, इसको छोड़ के सभी के ज्यादातर जो हेड हैं आपके, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सब में गलत दे रखा है। फिर आओ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में संघ या राज्य विधायिका के संबंध में प्रदान नहीं करा गया। ठीक है, which of the following provision is not provided in the Indian Constitution regarding the union of state legislature। ठीक है, ये बोला जा रहा है कौन सा प्रावधान नहीं दिया है, तो वो आपका सी वाला। केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव। देखो जो आपकी यूटी है, इस समय पे 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे चुनाव कैसे होगा लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ये हमारे संविधान में नहीं दे रखा था, बाद में संसद ने कानून बनाया। राज्यों से कैसा होगा वो तो दे रखा था, तो ये चीज संविधान में मेंशन नहीं, बाद में कानून बन के हुआ। फिर आओ, अगर पंचायत या नगर पालिका का चुनाव लड़ना है तो कितने साल के होने चाहिए आप लोग, तो होने चाहिए 21 साल की एज होनी चाहिए। फिर देखते हैं, अब इसमें आपका क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है आपकी। ठीक है, प्रीवी पर्स का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, ये 1971 में देखने को मिला है। ठीक है, होता क्या था, जो राजा महाराजा थे, क्योंकि आपको पता है आज़ादी के बाद में अलग अलग रियासतें थी जिसको भारत संघ में मिला लिया गया था, तो उनको खुश रखने के लिए एक भारत सरकार भैया कुछ आपका पैसा देती थी हर महीने, मतलब हर साल के हिसाब से कुछ पैसा, भारी पैसा होता था, उसको फिर इंदिरा गांधी जी ने बंद करा कि भैया काय का पैसा दो इसको, इससे गरीबों का भला किया जाए, 1971 में। फिर धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना के रूप में कब घोषित करा गया, ये 1994 में हुआ। फिर जो ये आपका इमरजेंसी में आपका जो प्रावधानों में संशोधन हुआ है कि क्या करा गया, आंतरिक अशांति को किससे बदला गया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन से, ये देखने को मिला 1978 में। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो है ए वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर आगे देखो, अब भैया किसी भी आपका इसमें बोला जा रहा है प्रेसिडेंस के रूप में, ठीक है, वरीयता के क्रम में इन अधिकारियों को लगाइए। देखो जो सबसे आपका वो होता है, जो सबसे पावरफुल किसी भी विभाग में, वो होते हैं सेक्रेटरी। ठीक, फिर होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, फिर अगर हम बात करें तो होते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी, और फिर होते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, आगे देखो, फिर बोला जा रहा है इसमें कि, एक सेकेंड रुकिए पढ़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस पद के लिए उम्मीदवार की सिफारिश की जाती है। किस पोस्ट के लिए भैया चीफ मिनिस्टर जो है उस कमेटी को हेड करते हैं और भैया आपका रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये देते हैं आपके जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं इनके लिए भी, और जो राज्य के मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है उनके लिए भी। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी वाला, बोथ ए एंड सी। हाई कोर्ट जज के लिए तो कुछ नहीं है। फिर और नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय रक्षा कोष किस लिए बनाया गया है, तो जो स्टार्टअप हैं डिफेंस सेक्टर में उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। फिर आगे, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है कब इंस्टॉल नहीं की जा सकती है, किस परिस्थिति में कार्यवाहक सरकार स्थापित नहीं की जा सकती। तो ये आपका कब नहीं करते हैं, जब राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, वेकेंट हो जाता है, ए वाला। ठीक है, होता क्या केयर टेकर गवर्नमेंट, जैसे लोकसभा आपका डिसॉल्व हुई, उस समय फिर नया चुनाव होना है, लेकिन
जो पहले की सरकार है वो इस्तीफा नहीं देगी, अब वो केयरटेकर गवर्नमेंट का काम करती है, ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट का। और जब नई सरकार बनती है उसको सत्ता सौंप देती है। मान लो फिर से वही सरकार आई तो फिर वो अपनी रहेगी, फिर अपने मंत्री आगे पीछे कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है हल्का सा मिसप्रिंट है, इसको नहीं देखेंगे। फिर देखो ये बोला जा रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो जीएसटी काउंसिल जो है वो करती नहीं है। कौन सा कार्य वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा नहीं किया जाता है। इनके द्वारा टैक्स लगाए जाएंगे, कौन सा काम नहीं किया जाएगा कि जो आपका ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो व्यापारिक समुदाय है, वो कैसे जो है प्रॉफिट अपना बना रहे हैं, ये चीज थोड़ा नहीं चेक करेंगे, ठीक है, ये चीज ये चेक नहीं करते हैं। बाकी सिर्फ टैक्स को लेके ये सब बात करते हैं। फिर और बोला जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ये लोकसभा में लाया जाता है किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अगर विपक्ष को लगता हो पास हो जाए सरकार को इस्तीफा देना है, ठीक है, तो इसको लेके जो स्टेटमेंट आपका गलत है वो है डी वाला। इस प्रस्ताव के बाद अगली वैकल्पिक सरकार में विश्वास प्रस्ताव अनिवार्य रूप से लाया जाना चाहिए, तो ये गलत है। कोई ऐसा अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है, कंपलसरी नहीं है। फिर देखते हैं आर्टिकल डैश प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू पर्सन। मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया है जो राज्य विधानमंडल है, जो नगर निगम है, उसमें किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है, भिजवा सकती है, ठीक है, अगर लगे कि भैया इनका उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, ये होता है 243R के तहत। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था आपको, लेकिन ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन इसमें हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो तो याद कर ही लेना। फिर देखो हमारी अनुसूची 5 है, ठीक है, जिसमें ये होता है शेड्यूल एरिया को अनुसूचित क्षेत्रों को घोषणा की जाती है। बोला जा रहा है ये एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है, तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। कौन, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर अब इसमें संसद से संबंधित कौन सा मामला संसदीय कार्य मंत्रालय के दायरे में आता है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो कौन सा मुद्दा जो है देखती है, तो वो देखती है आपका जो आपके मंत्रियों ने जो आपकी वादे करे हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। संसद में मंत्रियों द्वारा किए गए आश्वासनों का आपका उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखती है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें ये बोला गया, देखते हैं भैया। देखो क्या है, पहला तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के दौरान मतदान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो आपके सदस्य बताए किसके थे, राज्यसभा के, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होंगे सिर्फ वही वोट करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा के तो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर क्या है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा देखते हैं, वो किसी भी आपका जो स्टैंडिंग कमेटी होगी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंड उसके मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। आपका स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अब देखने को मिलते हैं हम लोगों को। फिर आपकी राज्यसभा को लेकर बात हो रही है। उच्च सदन के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में, ठीक है, आपके उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। एक आपका पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनते हैं। मान लो चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो फिर आपकी अध्यक्षता कौन करेगा, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, ठीक। लेकिन ये पैनल को नॉमिनेट कौन करता है, इसको नामांकित कौन करता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये करा जाता है जो सदन के सभापति होते हैं, चेयरमैन ऑफ द हाउस। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अब अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिडुअरी पावर्स, जैसे यूनियन लिस्ट बन रखी है, केंद्र सूची, जिस मामलों पर आपका केंद्र सरकार आपका कानून बनाएगी। फिर राज्य सूची है, फिर आपका कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, इसमें दोनों बना सकते हैं। और कुछ जो चीजें नहीं दे रखी वो रेसिडुअरी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो केंद्र सरकार को मिल रखी है, मतलब पार्लियामेंट को मिल रखी है वो, ठीक है। तो किसके पास है कानून बनाने की शक्ति, संसद के पास है अवशिष्ट शक्तियों पर, रेसिडुअरी पावर्स पे। पहला वाला बिल्कुल सही। फिर रेसिडुअरी पावर हमने कंसेप्ट कनाडा से ले रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना कहां से लिया है, कनाडा से लिया। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला, बोथ 1 और 2। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें बोले जरा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है इसमें से, तो जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो आपके एमएलए होते हैं, ठीक है, मतलब विधानसभा होती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके जो सदस्य हैं, विधायक जी भी है, एमएलए, तो उनके भी जो निर्वाचित होंगे इलेक्टेड वो ले सकता है, लेकिन वो दे नहीं रखा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ऑल मेंबर्स, तो गलत है, ए वाला सही है, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। 277 देखो, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी राज्यसभा को लेके।
एलोकेशन ऑफ सीट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो सीटें मिलती हैं वो जनसंख्या पे मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है आपका। फिर देखते हैं आपका कि बोला जा रहा है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है एससी और एसटी के रिजर्वेशन को लेकर राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही, कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान उसमें नहीं करा गया, लोकसभा के लिए है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, कोई भी जो है आपका गलत नहीं दिख रही है। फिर एक आपकी कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक, इसको लेके करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसका सी वाला, कोई भी जो मंत्री होगा मिनिस्टर मंत्री वो इस कमेटी के हिस्सा मतलब मेंबर के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। आगे आओ, जो अंतरराज्य परिषद इसकी स्थापना करी गई है, तो ये किस चीज को सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करता है, कौन, इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये एक्सप्लेन करता है आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, सहकारी संघवाद को करता है रिप्रेजेंट। अब देखो पंचायती राज को लेकर क्वेश्चन है, अलग अलग कमिटीज आपकी बन रखी हैं, उसमें एक बलवंत राय मेहता कमेटी भी थी, ठीक है, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति, बोले जरा इनमें से कौन सी जो रिकमेंडेशन है उन्होंने नहीं दी है, कौन सा नहीं करी सिफारिश, ये बात हो रही है इसमें, मतलब अलग पूछ लिया कौन सी सिफारिश नहीं करी है, तो जो नहीं करी है वो है बी वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायती राज, मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने वाले बात इन्होंने नहीं करी, बाकी सब ठीक था। फिर आगे आओ, बोले जरा कौन सी जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आती है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से आपके विषय देखने को मिलते हैं, जो देखने को मिलते हैं कृषि देखने को मिलता है, पुलिस भी है लेकिन पुलिस इसमें नहीं दे रखा, और आपका चिकित्सा पेशा जो नहीं, चिकित्सा पेशा तो नहीं है, ये तो आपका केंद्र सरकार के पास होगा, और कौन सा है वाटर, ठीक है, जो जल वाला प्रावधान है ये भी राज्य सूची में आता है, तो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, राजभाषा और मातृभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में सही कथन का चयन करें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भैया, जो आपकी ऑफिशियल और मदर टंग है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक, तो इसमें करेक्ट स्टेट देखो होता क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है वो इंग्लिश है, बाकी सब गलत दे रखा है, करेक्ट आंसर है आपका ये वाला, जब तक संसद अन्यथा प्रदान न करे सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती है सिर्फ इंग्लिश भाषा में होती है, ठीक है, मतलब वकीलों को भी इंग्लिश में ही बोलना होता है सब कुछ, तब तक होगा जब तक पार्लियामेंट कोई और भाषा वहां ना करे, किसी संसद ने वहां पे करा नहीं रखा है, तो करेक्ट आंसर इसको लेके सिर्फ सी वाला है। फिर देखिए अब इसमें बिल को लेके बात हो रही है, लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने पर निम्नलिखित में से क्या व्यवगत नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो होता क्या, कानून कब बनता है, पहले बिल आता है, फिर अगर ये लोकसभा राज्यसभा से भी पास हो जाए फिर ये कानून बन जाता है, लेकिन होता क्या कभी कभी मान लो राज्यसभा डिसॉल्व हो गई, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, केसेस बहुत पढ़ लेना इसमें, तो इसमें जरा कौन सा लैप्स नहीं होगा, तो जो लैप्स नहीं होगा वो है आपका अगर राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस करा गया है और उसको ज्वाइंट कमेटी को रिफर कर दिया गया है जो राज्यसभा, तो वो लैप्स नहीं होगा, वो फिर से वो वैसे का वैसा चलता रहेगा। कोई विधेयक राज्यसभा में स्थापित किया गया और राज्यसभा द्वारा गठित संयुक्त समिति को भेजा गया, ठीक है, ए वाला जो है आपका सही है। फिर आओ, भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है, प्रथम कागज रहित उच्च न्यायालय आपका कौन सा है, तो ये है आपका केरला हाईकोर्ट, कौन सा है, केरला हाईकोर्ट, केरला उच्च न्यायालय, ध्यान रखना, जितने भी हाईकोर्ट्स हैं ये सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है मतलब किस लेवल पे, तो ये हमको देखने को मिलती है ब्लॉक लेवल, जो आपका खंड स्तर है उसमें पंचायत समिति देखने को मिलती है, ठीक। बोले जा रहा है संविधान के प्रावधानों के भैया अंतर्गत पंचायत का इलेक्शन जो है कौन करवाता है, इसका निर्णय कौन लेता है आपका इलेक्शन करवाने का, तो ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड पढ़ ले क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, भैया निर्णय की बात हो रही है ना इसमें, तो ये राज्य सरकार करती है, करवाता चुनाव कौन करवाता है, अगर ये बात हो जाए तो वो होगा आपका राज्य का चुनाव आयोग, ठीक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट था। फिर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कौन सी समिति जो है वो आपका इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ये है आपकी संथनाम कमेटी, ठीक है, संथनाम समिति, बाकी अशोक मेहता, LM सिंघवी, BR मेहता सब आपका पंचायती राज से हैं। देखो यूपी PCS के लिए ना इनका जो ऑर्डर वाइज है, मतलब कौन से किस साल बनी, क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, इसको याद कर लेना। फिर क्या है, देखो पंचायत को जोड़ा कब गया, 73rd अमेंडमेंट से, आपका 73rd संशोधन से, बोले जरा इसके लिए कौन सा हमने अनुसूची और ऐड करी, कहाँ पे इसके फंक्शन को हमने रखा है, तो ये रखा है 11वीं अनुसूची में, किसमें 11th शेड्यूल में इसके हमने प्रावधानों को फंक्शन जो होंगे वो रखा है। फिर आओ भैया
हमारे संविधान के कौन से भाग में रखा गया कि पंचायत 3 स्टेप में होगा? शेड्यूल बता दिए, 11th शेड्यूल। और भाग कौन सा है? भाग है पार्ट 9। ठीक है, कौन सा है? भाग 9। ठीक है, कौन सा हो गया आपका? पार्ट 9 हो गया। काफी आपका काम का है। देखो एक चीज ये भी समझ लो, इतने पार्ट्स हैं, हर वीडियो में बता रहा हूँ, मतलब इस सीरीज में कितनी बार तो बता चुका हूँ। जितने आपके पार्ट हैं, भाग हैं, जो आपके शेड्यूल हैं, ये याद होने चाहिए। इनसे मतलब इतने क्वेश्चन बन जाते हैं ना, पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनते हैं, तो याद कर लेना अच्छे से। फिर बोला जा रहा है एक आपका आर्टिकल 243 ZJ, इसके हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो सहकारी समिति है, इसके मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम डायरेक्टर जो निर्देशक है वो हो सकते हैं 21। ठीक है, फिर आओ, देखो लोकसभा में पहले क्या होता था, 2 सदस्य भैया राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, आपका मनोनीत करते थे, किसके? एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ये अब बंद कर दिया गया 2019 से, लेकिन बोला जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत इसको चालू करा गया था, मतलब किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान आपका था? तो ये आर्टिकल था आपका आर्टिकल 331। अब तो हटा दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। फिर और इसमें जरा कौन सा सही मैच नहीं है, फिर वही पार्ट्स को लेके आपका क्वेश्चन है। जो सही मैच नहीं है वो आपका पार्ट 14 वाला। ठीक है, देखो पार्ट 14 क्या है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार, तो हम लोग को अच्छे से को समझ में आ जाए। पार्ट 14 की अगर आप बात करोगे तो एक सेकेंड रुकिए, कहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा। तो पार्ट 14 भैया क्या चीज़ है? ये है जो केंद्र और राज्य सरकार, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं ना, उसको लेके बात है। ठीक है, इसमें लेकिन व्यापार को लेके बात हुई तो गलत है। फिर आओ, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम कितना होना चाहिए? ठीक है, कोरम का मतलब क्या होता है? कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए उस सदन में, ताकि वहां पे कार्रवाई चालू करी जा सके। ठीक है, प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू करी जा सके। इसका करेक्ट आंसर है 1/10। ठीक है, टोटल सदस्यों का 1/10। अगर इतने नहीं है, मान लो बारिश हो रही है और सब कह रहे हैं कि अरे आज घर में एंजॉय करते हैं, पकौड़े खाते हैं, कोई नहीं आया, 2 लोग आए, तो क्या कार्रवाई चालू करोगे? नहीं करेंगे, फिर उसको वो दिन बंद, कुछ नहीं होता है। वित्त आयोग, इसमें आपके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के साथ में और कौन कौन होता है? तो 4 सदस्य और होते हैं। ठीक है, 4 सदस्य और। क्या काम है वित्त आयोग का? इसका काम है केंद्र सरकार को भैया ये बताना कि कैसे जो रेवेन्यू, जो टैक्स आया है, कर आया, वो कैसे बटेगा केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में। ठीक है, फिर देखो इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका नीति आयोग, संवैधानिक बॉडी ये आपकी नहीं है। फिर देखो, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी जो जज होंगे, और भी जज होते हैं जिले लेवल पे, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके स्टेट के जो राज्यपाल होंगे ना, गवर्नर होंगे, वो करेंगे। फिर देखो, चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद नई लोकसभा का गठन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा आपका अधिसूचना जारी होने पर माना जाता है? मतलब लोकसभा का आपका चुनाव हो गया, इलेक्शन रिजल्ट आ गए, तो द न्यू लोकसभा इज डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द इशू ऑफ अ नोटिफिकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कब लोकसभा मानी जाएगी? किसके नोटिफिकेशन के बाद में? तो ये मानी जाएगी आपके चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इन्होंने चुनाव कंडक्ट कराया है। जब ये अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे कितने सदस्य किस पार्टी के जीत के आए, तब लोकसभा जो है बनती है आपकी। फिर एक आपका एक्ट है पंचायत एक्ट 1996, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, इसे पेशा भी बोला जाता है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, आपका अधिनियम 1996। बोला जा रहा है किस राज्य में ये लागू नहीं है? ठीक है, किस राज्य में इसे लागू कवर नहीं करा गया? तो ये आपका मेघालय। कौन सा है? मेघालय है। ठीक है, फिर अब फिर से देखो पार्ट को लेके क्वेश्चन है, मतलब इनसे लेके कितने क्वेश्चन बनते समझ नहीं आता। संविधान के भाग आपका कौन सा बोला जा रहा है? 17। ठीक है, में अनुच्छेद 350 भी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपके संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पार्ट किसकी बात हो रही है? 17 की बात हो रही है, भाग 17। देख लो भैया, भाग 17 आपका कौन सा? ये है आपका वही ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, जो राजभाषा होगी ना उसको लेके। ठीक है, फिर देखो अब इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं, इनकरेक्टली मैच्ड है, वही फिर शेड्यूल को लेके क्वेश्चन है। जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है आपका डी वाला, 12वीं अनुसूची। तो देखो 12th शेड्यूल में क्या है ना, अभी हम लोग पार्ट देख रहे थे, अनुसूची टोटल 12 है। 12वीं अनुसूची में पंचायत को लेके बात नहीं करी गई है, करी गई है म्यूनिसिपैलिटी को लेके। इसको लेके म्यूनिसिपैलिटी जो आपकी नगर पालिका होती है उनको लेके। ठीक है, तो डी वाला जो है सही नहीं है। इसीलिए बार बार बताया, जो पार्ट्स हैं, जो शेड्यूल हैं, ये सब याद कर लो, इनसे क्वेश्चन मतलब कहीं से भी निकाल के पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता ही हर साल आता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो भी खत्म करते हैं, इतने ही 50 क्वेश्चन रखते हैं, 300 हो गए, 4 वीडियो और बनेंगी, पूरी सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी ज्योग्राफी की भी रिवीजन सीरीज चल रही है आपकी, यूपी पीसीएस के लिए भी है वो, आरओ के लिए भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक,
उसके बाद में यूपी पीसीएस 2025 की जो बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है उनके लिए हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया। आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड ग्रुप। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आर ओ प्री का भी ग्रुप चल रहा है, आर ओ मेंस का भी चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं।